हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए आज के इस वीडियो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो डिस्कशन के अंदर हम सभी BHIC 131 एंड BHIC 101 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना BHIC 131 एंड BHIC 101 इसका 2 वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है। तो आप लोग कृपया करके उसको देख लीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि जब आप लोग उन 2 वीडियो सेशंस को देखेंगे तो ओवरऑल आपके लगभग 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है ना मैंने उसमें सॉल्व करने की कोशिश जो है वो की है और अच्छी खासी जो पॉइंट्स हैं और जो अच्छे खासे टर्म्स हैं वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आज का ये 3rd वीडियो सेशन है एंड इसके अंदर हम लोग कुछ छोटी मोटी बातों को डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरे गर्दन में थोड़ा दर्द है। दैट्स वाई मैं ज़्यादा देर वीडियो बना नहीं पाऊंगा, तो जितनी देर में मैं डिस्कस कर पाता हूँ उतना देर करूंगा। उसके बाद अगले वीडियो सेशन में हम लोग हो सकता है मे बी 2 वीडियो सेशन और आए एंड उसके अंदर हम लोग सारी जो चीजें हैं BHIC 131 और BHIC 101 के अंदर उसको कंप्लीट कवर अप कर लेंगे और आई थिंक उतने में आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। सीधे सीधे अब चलते हैं हम अपने डिस्कशन पर। तो सबसे पहली बात ये एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है एंड आई थिंक ये 2nd पेज है। फर्स्ट पेज ये इस तरीके का है। देखिए जो भी मेरे वीडियोज जो हैं वो अपलोड होते हैं शिक्षा मैटर्स के चैनल पर एंड मैं आपको बता दूं कि ये पहले इग्नू टिप्स असाइनमेंट के नाम से जाना जाता था, इग्नू टिप्स असाइनमेंट। ठीक है, बाद में मैंने इसको चेंज किया अंशु पब्लिशर्स के नाम से। अब ये शिक्षा मैटर्स के नाम से है और एंड मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अगर ये वीडियो सेशन अच्छा लगेगा या लगता है तो कृपया करके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दे, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। बाकी मेरा काम कहना था। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आते हैं तो ये एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है कि इग्नू टिप्स असाइनमेंट या फिर अंशु पब्लिशर्स या फिर शिक्षा मैटर्स इन सब चीज़ों में डील करती है। जिनको भी चाहिए वो कृपया करके इन पर व्हाट्सएप करके या इन पर मेल करके अपने वो रिक्वायर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड स्टफ्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में लिखा हुआ है BHIC 131 एंड BHIC 101। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना ये वाला जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर हम लोग 2 बुक्स को मतलब एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली डिस्कस करना है। एंड जो BHIC 131 है ये BAG और BAM प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड BHIC 101 जो है वो BAHIH एंड BAFHI प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों जो मतलब बुक्स हैं इन दोनों के चैप्टर्स जो है वो सेम है और इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो सेशंस में कर चुका हूं। दैट्स व्हाई मैंने आज यहाँ पर कोई सिलेबस को अटैच नहीं किया। आज हम लोग सीधे डिस्कशन पे चलते हैं। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि खोज, अन्वेषण, उत्खनन, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत इन सब की चर्चा की गई है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इन सब को हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये सब डिस्कस हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है और ये वाला भी हो चुका है। ये सब हो चुके हैं डिस्कस। मध्य पाषाण ये वाला भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ताम्र पाषाण, हड़प्पा, हाँ हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे एंड मैंने आपको शायद बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना भी करेंगे। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से इसे कैसे अलग कर सकते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस आधा लगभग किए थे और आधा बच गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। दरअसल हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता सेम है। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ हो या हड़प्पन सभ्यता लिखा हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा हो, तो ऑल दीज आर सेम्स बिकॉज जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना इसका मूल नाम है, बट जो हड़प्पा है ना इस सभ्यता के अंदर खोजा गया पहला शहर था। दैट्स व्हाई हम लोग इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी और यहाँ पर मुझे बताना सही लगा तो मैंने आपको ये बता दिया। ये हमने बता दिया था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। ये ब्रिटिश फौज में सिपाही था, सैनिक हुआ करता था। बाद में इसको मतलब पुराने सिक्कों को इकट्ठे करने का भूत चढ़ा तो ये भैया जॉब छोड़ करके निकल चले अपने पंजाब वगैरह में अपना भ्रमण करने लगे। तो घूमते घूमते मोंटगोमेरी वाली जगह पर पहुंचे, वहां से थोड़ी दूर पर हड़प्पा मिला इनको और इन्होंने अपनी जो चीजें थी उनको अपने बुकलेट वगैरह में अपने देश जाकर के पब्लिश किया। फिर यहाँ पर से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह की खुदाई स्टार्ट हुई। इन सब की चर्चा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, सिंधु घाटी की शुरुआत कैसे हुई,
तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। ये वाला सिंधु घाटी कालक्रम, लेट हड़प्पन फेज, ये अन्य खुदाई में मिले बर्तन, पोस्ट हड़प्पन फेज, ये वाला सिंधु घाटी सभ्यता में शहर नियोजन, सड़कें, ये सब शायद हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक तो यहाँ पर सिंधु नदी का ये वाला सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तो हो गया, निर्माता भी शायद हो गया था, ठीक है। आई थिंक ये नहीं हुआ था, तो पूर्व हड़प्पा काल ये वाला, इन दोनों साइट्स का समय, चलिए फिर भी यहाँ से डिस्कस करते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, तो शुरू से अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। तो बात यह है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जिन साइट्स की खुदाई की गई उनमें से एक का नाम है मेहरगढ़, और ये साइट बलूचिस्तान में है, और इसका समय है 7000 से 5500 ईसा पूर्व। इसी काल में एक साइट भारत में भी मिला था जिसका नाम था भिड़हाना, ठीक है, जो फतेहाबाद जिले में पड़ता है। एंड इन दोनों साइट्सों का समय लगभग न्यूलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल का है। मतलब ये सब जो साइट्स हैं ये सब आपको प्री मैच्योर हड़प्पन फेज के, मतलब हड़प्पा उस समय पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हुआ था। इस समय पर लोगों ने खेती वगैरह स्टार्ट कर दिया था। इसे हम पूर्व हड़प्पा काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय एक सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी, बस छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग शायद पिछले सेशन में डिस्कस किए थे। अब हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता पनपी ईसा से 3300 साल पहले, जब पहाड़ी इलाकों के लोग मैदानों की तरफ आए। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले सबसे पहले सील्स भी इसी समय के हैं, और ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन में बताया था। 2600 ईसा पूर्व आते आते नगरों की शुरुआत हुई, मतलब 3300 से 2600, मतलब कि आप मान के चलिए कि 800 साल के आसपास इतना दरमियान रहा। इस दरमियान नगरों की स्टार्टिंग हुई, और कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का पहला नगरीकरण हुआ, ठीक है। तो पहला नगरीकरण वही लगभग 2600 के आसपास हुआ, और इस काल में लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें, चार दीवारी बनाकर अनाज के भंडारण की प्रक्रिया शुरू की। मिट्टी के बर्तन बनाए जिसे मृदभांड कहते हैं, रेड ग्रे वेयर, ब्लैक वेयर, फर्निश्ड वेयर, ऐसे करके कई सारे मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए, ठीक है। और 2600 से लेकर के 1900, मतलब यहाँ से जब नगरों की शुरुआत हुई तो 2600 से 1900 मान लीजिए 600 इधर, एक 700 वर्ष लगभग जो है एवरेज जो है आपको सिंधु घाटी का जो बेस्ट टाइम पीरियड है वो माना जाता है। क्लियर है? मेरे ख्याल से आप इन बातों को समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई। तो इनसे हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में कैसी शहरी योजना थी, पक्की ईंटों के घर कैसे थे, विस्तृत जल निकासी व्यवस्था, इन सबों की जानकारी जो है हमें प्राप्त हुई। फिर गैर आवासीय भवनों का समूह कैसा था, हस्तशिल्प, धातु विज्ञान, ये सब कैसे थे, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सिंधु घाटी के कालक्रम की बात करें तो आई होप कि मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया होगा शायद पिछले वीडियो सेशन में, मैं यहाँ पर फिर से डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए दरअसल क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को 5 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको हम लोग पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा मतलब कि ये प्री हड़प्पा कह सकते हैं, या स्टार्टिंग हड़प्पा, उसके बाद मैच्योर हड़प्पा, उसके बाद ये आपको लेटर हड़प्पा, एंड ये लास्ट का पोस्ट हड़प्पा, ठीक है। कुल मिलाकर के इतने तरीके में विभाजन हुआ है हड़प्पा सभ्यता का। एंड मैंने पिछले वीडियो सेशन में भी शायद डिस्कस किया था, अभी भी बता देता हूँ कि ये प्री हड़प्पन फेज है, जब कृषि का विकास हुआ, जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, मिट्टी के बर्तन और औजारों के उत्पादन के साथ नवपाषाण काल से कांस्य युग तक का संक्रमण स्टार्ट हो गया था। मतलब लोग नवपाषाण काल से आगे बढ़ रहे थे, भोजन पकाना वगैरह सीख गए थे, पालतू बनाना जानवरों को सीख गए थे, कृषि का विकास करना सीख गए थे, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना सीख गए थे, और कांसे का थोड़ा बहुत उपयोग जो है मतलब वो सीख गए थे। उसके बाद अर्ली हड़प्पा का फेज आता है। इसमें व्यापार का नेटवर्क, मतलब कि देश विदेश के साथ व्यापार और देश के अंदर ही मतलब व्यापार करना, जलमार्गों से व्यापार करना, बंदरगाह बनाना, गोदाम वगैरह बनाना, इन सब का निर्माण इन लोगों ने अर्ली हड़प्पा में सीख लिया था। मैच्योर हड़प्पन फेज की बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा शहरीकरण हुआ, सबसे पहले भारत में शहरीकरण इसी समय में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियां भी चरम सीमा पर थी, जिसमें कि आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा जैसे पूरे देश में सैकड़ों शहरों का निर्माण हुआ, और इन शहरों की जो योजना थी एक ग्रिड प्रणाली के अनुसार हुई थी, जिसमें परिपक्व जल निकासी, सीवेज सिस्टम, सार्वजनिक स्नानघर, अन्न भंडार और गढ़ वगैरह शामिल थे। और परिपक्व हड़प्पा चरण में स्टाम्प, सील और सिंधु लिपि का उपयोग हमें देखने को लगभग थोड़ा बहुत मिला है, और जिन्हें दक्षिण एशिया में लेखन का सबसे प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है, ठीक है। जो लेट हड़प्पन फेज है, ये इसमें क्या हुआ कि जलवायु में परिवर्तन आए,
प्राकृतिक आपदाएं आई, उत्तर से आर्य लोगों का आक्रमण हुआ या व्यापार संबंधों के नुकसान जैसे विभिन्न कारक हमें देखने को मिलते हैं। और शायद यही जो है ये लेट हड़प्पन फेज है। आई थिंक इसी समय में कुल मिलाकर के हड़प्पा का जो है विनाश हुआ, या हड़प्पन सभ्यता का विनाश हुआ, या सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, या तो ये खुद नष्ट हो गए, या इन शहरों को नष्ट कर दिया गया। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी कोई विस्तृत जानकारी हमारे पास है नहीं। मैं आपको भी कुछ थ्योरीज दूंगा। एंड जो पोस्ट हड़प्पन फेज है ये लगभग आपको मान के चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था और वैदिक सभ्यता का स्टार्टिंग था लगभग, ठीक है। और दक्षिण एशिया में नई संस्कृति और साम्राज्यों का उदय हो रहा था, मतलब लगभग वैदिक साम्राज्य का प्रारंभ हो रहा था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी बातें आप समझ गए। एंड सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ साथ दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक थी, और अपने परिपक्व चरण समय तक सभ्यता के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह बड़ी क्षेत्रों में फैली हुई थी, जिसमें कि सिंधु और उसकी कई सारी सहायक क्षेत्र भी शामिल थी, ठीक है। और ये जो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता थी ये अपने नदी और अपने सहायक नदियों के आसपास के जलोढ़ मैदान में लगभग शामिल थी, 1500 किलोमीटर जो कि 900 मील के आसपास। और सिंधु घाटी सभ्यता ने विभिन्न वातावरणों और संस्कृतियों वाले एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया था, जो मुख्य क्षेत्र से 10 गुना बड़ा था। और सिंधु घाटी सभ्यता अन्य नदियों के समकालीन थी, लेकिन यह उनसे बड़ी और अधिक विविध थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या लगभग 50 लाख से अधिक थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी नियोजन की परिकल्पना कीजिए, या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था कैसी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर नगर व्यवस्था की बात की जाए, ठीक है, नगर नियोजन, नगर व्यवस्था, शहरी नियोजन, ऐसा कोई भी प्रश्न आपसे देखने को मिलता है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन में, आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिनोट करवा देने हैं ताकि वो एग्जामिनर चेक करे और खुश होकर के आपको फुल मार्क्स दे दे, ठीक है। सबसे पहली बात करें अगर हम लोग शहरी नियोजन में, तो शहरी नियोजन है तो सबसे पहले शहर की बात करते हैं। तो खुदाई से हमें पता चला है कि शहर जो है ना 2 भागों में विभाजित था, पहला तो गढ़ और दूसरा निचला मैदान, ठीक है। और ऊंचे क्षेत्र छोटे थे और निचले जो थे वो गढ़ के क्षेत्र थे। निचले क्षेत्र निचले शहर से संबंधित थे जिनके पास व्यापक क्षेत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता शहर जो है जल निकासी और स्वच्छता की उत्कृष्ट प्रणाली के साथ अच्छी तरह से योजनाबद्ध और व्यवस्थित था, ठीक है। शहरों में सार्वजनिक भवन जैसे अन्न भंडार, स्नान घर, कॉलेज और असेंबली हॉल वगैरह भी थे। साथ में सड़कों की बात करें तो ये कुल मिलाकर के आई थिंक ये मैंने पिछले वीडियो सेशन में भी बताया था, मोटा मोटा बता देता हूँ कि 9 से 34 फीट तक चौड़ा होता था। पत्थरों या ईंटों की सड़कें होती थी, डिजाइन अच्छी तरीके से की होती थी, ठीक है। और मुख्य सड़कें जो है सड़कों के नीचे नालियां, सीवेज बहती थी और घर के से जल निकासी के लिए मोरी का प्रयोग होता था जो मुख्य नालियों से जुड़ा होता था, ठीक है। अरे भैया ये क्या हो गया। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। मकान भी हमने चर्चा करी थी पिछले वीडियो सेशन में, ठीक है। मैं यहाँ पर बस रिवीजन करवा रहा हूँ। उसके बाद भवन की बात करें तो साधारणतः आवासीय भवन होते थे, 4-5 कमरे होते थे। 2 मंजिला इमारत का भी कहीं निर्माण देखने को मिला है। ईंट की बात करें तो इसका एक निश्चित आकार हुआ करता था शायद, जो कि 2.5 रेशियो कुछ था, हाँ 10.25 रेशियो 5:2.25, तो इस तरीके का अनुपात था। 4 रेशियो या ईंट का अनुपात था 4:2:1, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसे करके था। अब देखिए ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि व्यवस्था कैसी थी, तो मे भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कृषि व्यवस्था तो आपको यहाँ से डिस्कस करना है। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों की उपजाऊ भूमि पर खेती वगैरह करते थे और अपने फसल को पानी देने के लिए नहर, कुआं और जलाशयों जैसी सिंचाई प्रणालियों का उपयोग वो किया करते थे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के फसल वगैरह उगाते थे, जैसे कि जौ हो गया, गेहूं हो गया, दाल, कपास, अनाज और खजूर, खरबूजे और मटर। जौ और गेहूं मुख्य फसल थी और शहरों में बड़े अन्न भंडारों, ये जो है ना शहरों में बड़े अन्न भंडारों में संग्रहित किए जाते थे, ठीक है। और कपास सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में उगाया गया था, ठीक है। कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। रंगपुर और लोथल जैसे कुछ क्षेत्रों में हमें चावल भी मिले हैं, चावल उगाने के भी स्रोत मिले हैं, लेकिन यह एक प्रमुख फसल नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साथ में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन प्रणाली कैसी थी, उसकी चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, तो आपको कुल मिलाकर के ये लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामान्यतः हड़प्पा लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। लिपि में 250 से 400 अक्षर तक थे तथा इसमें 64 मूल चिन्ह थे और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसकी लिखावट क्रमशः दाईं से बाईं ओर थी। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है और हड़प्पाई लिपि के अधिकांश लेख मुद्राओं पर पाए गए। इन लेखों में से अधिकांश लेख बहुत छोटे हैं। हड़प्पाई लिपि पर विभिन्न पशु जैसे कि एक श्रृंगी, बैल, वृषभ आदि मोहरों के अग्र और पश्च भाग से हमें प्राप्त हुए हैं।
इस लिपि को सिंधु लिपि या सरस्वती लिपि के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास बेडन ने किया था, जो कि वो भी शायद असफल ही रहे। ठीक है, सिंधु प्रतीकों की विभिन्न प्रकार से एक लेखन प्रणाली, एक गैर भाषाई प्रणाली या दोनों प्रकार के मिश्रण रूप में व्याख्या की गई है। मतलब कुछ लोगों ने कहा है कि भाव चित्रात्मक थी, कुछ लोगों ने कहा गैर भाषाई है, कुछ लोगों ने कहा भाषाई है, कुछ लोगों ने कहा लेखन प्रणाली है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, और अपने अपने मत के आधार पर विद्वानों ने जो तर्क दिए हैं कि सिंधु प्रतीकों ने एक अज्ञात भाषा को कुटबद्ध किया था, मतलब जिसको अब आज तक पढ़ा नहीं जा सका। अन्य लोगों ने इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए दावा भी किया है कि सिंधु प्रतीक भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि परिवार, कुल देवताओं या अवधारणाओं के प्रतीक। मतलब उससे जो मिले हैं पिक्चर्स वगैरह जो मिले हैं, जो लिपि जैसे लगते हैं, वो दरअसल वो किसी लिपि या अक्षर नहीं है, बल्कि ये किसी भाषा या नहीं है, बल्कि ये किसी परिवार को दिखा रहे हैं, या किसी कुल या किसी देवता या किसी अन्य अवधारणा को दिखा रहे हैं। जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंधु प्रतीकों का उपयोग आर्थिक लेन देन के लिए किया जाता था, लेकिन ये अनुष्ठान वस्तुओं पर उनकी उपस्थिति की व्याख्या नहीं करता है। द्विभाषीय अभिलेख, लंबे पाठ या संदर्भ या स्पष्ट संदर्भ की कमी के कारण सिंधु प्रतीकों को अभी तक समझा नहीं जा सका है। ठीक है, अब आगे बात करें तो आपको कुल मिलाकर के स्मारकीय वास्तुकला का अभाव भी जो है ना हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसके विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी स्मारकीय महल जो है स्मारकीय महल की चर्चा हमें देखने को नहीं मिलती है। हालांकि नगरीय था ये सभ्यता जरूर, लेकिन यहाँ पर कोई स्मारकीय महल हमें देखने को नहीं मिला है। खुदाई से शहरों के संकेत मिले हैं, ठीक है, लेकिन समाज के पास अपेक्षित इंजीनियरिंग का ज्ञान भी था, लेकिन ऐसे स्मारकीय महल हमें नहीं मिले। इससे पता ये चलता है कि धार्मिक समारोह हो, यदि कोई हो, बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत घर हो या छोटे मंदिर या खुली हवा तक ही सीमित रहे होंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रौद्योगिकी और उपलब्धियों की बात करें तो वैसे तो विभिन्न क्षेत्र के लोग के पास विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक विकास और उपलब्धियां थी, जैसे कि ये लोग तांबे को गलाने, ठीक है, और भी अन्य चीजें जानते थे, जिसमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर है, जैसे कि वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग। जैसे कि वैज्ञानिक सड़कों का इनका बहुत अच्छा पैटर्न था, जल निकासी व्यवस्था, सड़क के नीचे पानी, फिर सार्वजनिक संरचना, ज्वारीय बंदरगाह के साथ सुनियोजित शहरी केंद्रों का निर्माण इनकी विशेषता मानी जा सकती है। सिंचाई प्रणाली, अपने फसलों को पानी देने के लिए कृत्रिम जलाशय का निर्माण, नहर प्रणालियों का उपयोग, वजन माप और धातु कर्म के लिए मानकीकृत ईंट, सटीक वजन, कपास और विभिन्न धातुओं का उपयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन और मनके बनाते थे ये लोग, ठीक है, पहिया चालित मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पेंटिंग और ग्लेजिंग करते थे, चूने के प्लास्टर करते थे, पायरो प्रौद्योगिकी, उसके बाद फाइनेंस और भट्टियों का उपयोग करते थे। ये जो भट्टी, इनके माध्यम से मतलब ये कांसा वगैरह पिघलाते थे, लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को दांतों की ड्रिलिंग, ट्रेफिनेशन, मतलब कि दांतों में छेद करके ये क्या कहते हैं कि माइग्रेन्स वगैरह या खोपड़ी वगैरह में छेद करके क्या कहते हैं माइग्रेन्स वगैरह ठीक करने की कला इन लोगों को आती थी। हर्बल चिकित्सा का अभ्यास भी ये लोग करते थे। गणित भी इन लोगों का ठीक ठाक था। अधिकांश संख्याओं के प्रतीकों के लिए लोग दशमलव और एक योगात्मक गुणात्मक संख्यात्मक प्रणाली शायद इन्होंने विकसित करी थी, और ये इनकी विशिष्ट उपलब्धि थी। ठीक है, अब आगे बढ़े तो सिंधु घाटी सभ्यता के पास वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और उच्च स्तर का ज्ञान और कौशल था, जिनसे कि उनकी संस्कृति और इतिहास को प्रभावित किया गया, या ये कह सकते हैं कि उनके पास अच्छा खासा विज्ञान, प्रौद्योगिकी सब कुछ था और उच्च स्तर का था ज्ञान और कौशल, सभी चीजें थी। तो कुल मिलाकर के हमें ये पता चलता है उनकी संस्कृति और उनका जो इतिहास है काफी समृद्ध रहा होगा। अगली कड़ी में जब हम आगे बढ़े तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य मुख्य रूप और विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती है। एक्सपर्टाइज इन पोट्री, ज्वेलरी मेकिंग एंड अदर क्राफ्ट्स, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। मूर्तियों की बात करें हम अगर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पत्थर, कांस्य और टेराकोटा से मूर्तियां बनाई थी, जो मानव और पशु आकृतियों के थे और लगभग यथार्थवादी थे, मतलब ओरिजिनल से लगते थे और प्राकृतिक प्रतिनिधित्व को दर्शाते थे। तो उन्होंने ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग किया था, और कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां, जिसमें से एक दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा, नाचती हुई लड़की और पशुपति की मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मोहरों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने हजारों मोहरे बनाए थे, ज्यादातर स्टीटाइट में बने थे। ठीक है, जानवरों की सुंदर आकृतियों और चित्रात्मक लिपि में शिलालेख के साथ इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, मोहरों का उपयोग वाणिज्यिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था, और उन्होंने आकृतियों और चिन्हों वाली तांबे की गोलियां भी बनाई थी, जो संभवतः ताबीज रही होंगी। मिट्टी के बर्तन
जिसे हम मृदभांड या पोट्री ये सब कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इन्हें भट्टियों में पकाते भी थे, और पहिए से खींचे जाने वाले मिट्टी के बर्तनों, पेंटिंग और ग्लेजिंग, चूने के प्लास्टर और फाइनेंस वगैरह का उपयोग करते थे। ज्यामितीय और पशु डिजाइन के साथ साथ विभिन्न आकृतियों और आकारों में मिट्टी के बर्तन इन्होंने बनाए थे। उन्होंने पेय पदार्थ को छानने के लिए छिद्रित मिट्टी के बर्तन भी बनाए थे। तो ठीक है, कुल मिलाकर के ये सारी बातें जो है हमें समझ में आती हैं। मोती और आभूषण, बिड वगैरह जो ये है ये लोग बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर, शंख, हाथी दांत, धातु, फाइनेंस और कांच जैसी विभिन्न सामग्रियों से मोती और आभूषण बनाते थे, ठीक है। उन्होंने विभिन्न आकृतियों और रंगों के उकेरे हुए चित्रित डिजाइन वाले मोती बनाए। उन्होंने पिन हेड और मोतियों के रूप में जानवरों के प्रतीक मॉडल भी बनाए। उन्होंने हार, कंगन, झुमके, अंगूठियां आदि बनाई और वो वहाँ की जो औरतें थी इनको पहनती थी। कपड़े और वस्त्र की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़े बनाने के लिए कपास और ऊन काटते थे। वे कटाई के लिए स्पिंडल और स्पिंडल वॉरेल का प्रयोग करते थे। धोती और साल जैसी दो अलग अलग पोशाकें भी पहनते थे। उन्होंने सौंदर्य प्रसाधनों के लिए विभिन्न हेयर स्टाइल का उपयोग भी किया था। तो मेरे ख्याल से मेरे इन सभी बातों को आप लोग समझे होंगे। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और विदेशी संबंधों की चर्चा कीजिए, तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर जो है कुछ इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला है कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो आर्थिक जीवन अधिकांशतः कृषि और पशुपालन व आंतरिक व विदेशी व्यापारों पर निर्भर थी, ठीक है। पुरातत्वविदों को मिट्टी के बर्तन, बुनाई के उपकरण व धातुएं मिली है, जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य शहरों के बीच भी इन चीजों का व्यापार होता था। वो हड़प्पा सभ्यता के मोहरे हमें अन्य शहरों से मिली, जिससे अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता से निर्यात भी होता था, मतलब हड़प्पा सभ्यता से प्रोडक्ट्स को दूसरी जगह भेजा भी जाता था, ठीक है। अब है कि व्यापार की वस्तुएं और तरीके कौन कौन से थे। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिट्टी के बर्तनों का जो निर्यात है या होता था और मोहरों का निर्यात होता था। मूर्ति, आभूषण आदि की जो समानताएं हमें दूसरे जगह से मिली है, जैसे मध्य एशिया में सेम चीजें मिले हैं। ईरानी पठार के साथ गहन कारवां व्यापार का दस्तावेजीकरण हमें यहाँ पर मिला है। तो वे धातु मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर भरोसा करते थे, मतलब वस्तु दो वस्तु लो। तो वे अंतर्देशीय परिवहन के लिए बैलगाड़ी और रथों और समुद्री व्यापार के लिए बड़े नाव का प्रयोग भी करते थे। व्यापार क्षेत्र और मार्ग की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और फारस जैसे अन्य क्षेत्रों और सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध में थे, और मेसोपोटामिया और फारस के साथ उनके आर्थिक संबंध भी थे, जो कि उनके अभिलेखों में भी दर्ज है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्थाओं की चर्चा कीजिए। तो स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा व मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां थी, और हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। मेके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रातिनिधिक शासन के हाथ में था। लेकिन अगर हम बात करें तो स्पष्ट रूप से हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं कि हड़प्पा का राजनीतिक स्वरूप कैसा है, परंतु इसके विस्तार और नियोजित शहरों को देखकर लगता है कि इस सभ्यता पर हो सकता है कि शासन जो है पुरोहित वर्गों द्वारा किया जाता होगा, या गण्यमान्य लोगों द्वारा किया जाता होगा, जो कि बड़े लोग होते होंगे उनके द्वारा शासन वगैरह किया जाता होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के यही सारी बातें थी। अगला क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था, इसकी चर्चा करिए। तो सिंधु हड़प्पा सभ्यता से हमें स्वास्तिक चक्र के साक्ष्य मिले जो सूर्य पूजा के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से हमें समाधान, मृत शरीर को दफनाने की जगह कब्र प्राप्त हुई, जिनमें कुछ कब्रों में शवों के साथ हमें मृदभांड और आभूषण मिले हैं, मतलब जो मरे हुए लोग हैं उनके साथ हमें मिट्टी के बर्तन व आभूषण मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भूत प्रेत, जादू टोना और अन्य अंधविश्वासों पर शायद विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ पूजा की सबसे ज्यादा मातृ पूजा करते थे। वो यहाँ पर पुरुष देवता पशुपतिनाथ, लिंग योनि, ठीक है, वृक्ष, जल आदि की भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान के लिए धार्मिक इमारतें छोटी बहुत बनाई गई थी, थोड़ी बहुत, और लेकिन यहाँ से मंदिर का कोई साक्ष्य हमें मिला नहीं है। और मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिन पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सिंह, बाईं ओर एक गेंडा तथा एक भैंस और एक दाई तरफ एक हाथी और बाघ है, जिसे पशुपतिनाथ शिव के रूप में माना गया है, ठीक है। तो मेरी बातों को लगभग आप लोग समझे होंगे, मेरे पॉइंट्स को भी समझे होंगे। एंड सिंधु घाटी सभ्यता में पशु पूजा का चलन था, और मुख्य रूप से एक सिंग वाले जानवर की पूजा होती थी, जो संभवतः गेंडा हो सकता है। खुदाई में मोहरों पर कुबड़ वाले सांड भी हमें मिले हैं, और संभवतः कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती होगी। सिंधु व मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता से में मातृशक्ति की उपासना होती थी, ठीक है। और बैल, बत्तख व पाषाण स्तंभ पवित्र माने जाते थे उस सभ्यता में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरी इन बातों को समझे होंगे। और आप लोग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म की चर्चा कीजिए या धर्म की विवेचना कीजिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर या इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन की चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन कैसा था। ठीक है, विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं एक बार फोन चेक कर लूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने फोन तो चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन की चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात की है, तो आप लोग इसको लंबा कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि छोटे करके लिखिएगा तो फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन इतने में नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग, मैंने स्टार्टिंग में जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया कि कैसे इसकी खोज हुई एंड किस लोगों ने मदद की, जैसे कि आपको ये क्या कहते हैं, ये व्यक्ति जो था, जो सिपाही था, जो कि इधर उधर माउंट मेरी पहुंचा, तो ये सब बातें आप नोट कीजिएगा पहले। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन। जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन बाद में लिखिएगा। ठीक है, पहले जो एक मोटा मोटा ओवरव्यू है वो दे दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, दोनों सेम ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना, वो कृषि और पशुपालन करते थे। ठीक है, पॉइंट ये है। हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, बैल, बकरी, भेड़, सुअर और कुत्ते, ये सब पशुपालन करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला सांड जो है, जिसे हम बैल भी कह सकते हैं, वो विशेष रूप से महत्व रखता था। वो इस सभ्यता से ऐसी कई मूर्तियों जो है क्या है भाई, इस सभ्यता से हमें कोई मतलब ऐसी कई मूर्तियों के प्रतीक हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस सभ्यता से हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे हमें ये पता चले कि ये लोग गाय को अच्छे से मतलब कि पूजा वगैरह करते होंगे या गाय का अच्छे से पालन करते होंगे। ठीक है, और कुछ घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, जहाँ अस्थि पंजर मतलब घोड़े की अस्थियां, घोड़े की हड्डियां मिली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ केवल सुरकोटडा भी कहते हैं, जिसको गुजरात से प्राप्त हुआ है। लेकिन हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है घोड़े से प्रचलित थे। हो सकता है कि घोड़ा जो है वो विदेशी व्यापार के माध्यम से आया होगा और यहाँ पर मर गया होगा। तो कुल मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद घोड़े से परिचित नहीं थे। और गुजरात में निवास करने वाले हड़प्पाई लोग जो है हाथी को भी पालते थे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से छोड़े की टेराकोटा की मूर्तियां मिली है। ठीक है, अब सिंधु घाटी की शिल्पकला और धातु व मोहरों की बात करें अगर हम विस्तार से, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं उसकी मुहरें हैं, और लगभग 2000 मुहरें हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 500 मोहनजोदड़ो में मिली है। मुहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी का किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मुहरों पर लघु लेखों के साथ एक सिंगी सांड, भैंस, गधा, बकरी, हाथी की आकृतियां हमें देखने को मिली है। सैंधव मुहरे बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार हैं। और लोथल व देसलपुर से तांबे की बनी मुहरें भी हमें प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो, लोथल व कालीबंगा से राजमुद्राक भी मिले हैं। इनसे व्यापार क्रियाकलापों का ज्ञान होता है। और हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें खुदाई से निकली, जो साबुन के पत्थर व टेराकोटा व तांबे से बनी थी। ठीक है, और मुहर पर लेखन भी किए गए थे। मुहर के शीर्ष पर आमतौर पर सिंधु घाटी भाषा की लिपि ऐसा माना जाता है कि बनाया गया था। और इस तरह के निशान बर्तनों व अन्य वस्तुओं पर भी है। इस पर लिखी गई पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति को बाएं से दाएं इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी की मुहरें मध्य एशिया के उम्मा और ऊर शहर व अरब प्रायद्वीप के तटों व मेसोपोटामिया तक पाई गई हैं, जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार दूर दूर तक होता था। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति व समाज की अगर हम चर्चा करें, तो सिंधु घाटी की समाज की इकाई परंपरागत रूप से परिवार थी। और मुहरों पर अंकित चित्र व मातृ देवी की मूर्ति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि विभिन्न स्थलों से बड़ी संख्या में जो टेराकोटा की मूर्तियां मिली है वो महिला की मूर्तियां मिली है, जो महान देवी की पूजा का प्रतिनिधित्व करती है। हड़प्पा समाज में नगर नियोजन की व्यवस्था को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि समाज अनेक वर्गों में विभाजित था, जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी व श्रमिक वगैरह। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। युद्ध वगैरह ये करते नहीं थे, शांति प्रिय ज्यादा थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासे के खेल, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख अपना साधन मानते थे। वह समारोह व धार्मिक उत्सवों का आयोजन भी धूमधाम से ये लोग करते थे।
वस्त्रों में सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र के काम होते थे और ये लोग पहनते थे। और वो आभूषणों का प्रयोग जो है स्त्रियां व पुरुष दोनों ही करते थे, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां करती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही प्रकार के थे। ठीक है, कुल मिला के ये भी बात समझ गए। और शवों का अंतिम संस्कार 3 रूप में किया जाता था, और जिसमें कि एक है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण, और इसमें जो है एक जो है जलाने की पद्धति अपनाई जाती थी। ठीक है, तो पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था, सबको पूर्ण रूप से भूमि के अंदर दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में सब जो है उसको पशु पक्षियों को खाने के बाद बचे हुए भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। और तीसरा था जिसमें कि शवों को जला दिया जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विरासत और प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो अगर इसकी चर्चा करें हम, अगर ये क्वेश्चन पूछता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बैलगाड़ी है ना, संभवतः परिवहन का सबसे आम साधन थी। और भारत के कई हिस्सों में भी अभी भी गांव में ये बैलगाड़ी का उपयोग होता है। ठीक है, कुम्हार के चाक एवं जहाज का उपयोग वर्तमान समय में भी होता है। और लोथल में कृत्रिम गोदी का जो निर्माण हुआ था और वर्तमान शिपिंग और समुद्री उद्योग के आधार पर ही हुआ था। आज भी जो है आपको आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स बनाए जाते हैं, कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं। वो भी इसकी जो मतलब रूपरेखा ली गई या इसका जो ज्ञान लिया गया वो लोगों सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया गया। ठीक है, पीपल के पेड़ की पूजा करना भी सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत है। आज भी लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित मातृ सत्ता अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। ठीक है, कुछ हिस्से में आज भी मातृ सत्तात्मक समाज है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन योजना या ब्रिक लेन और जल निकासी प्रणाली आज भी नगर पालिका समितियों में ब्लूप्रिंट के रूप में काम करती है। कीमती पत्थरों से बने सजावटी आभूषण अभी भी श्रृंगार और ड्रेसिंग के वस्तुओं के रूप में आज भी हमारे भारत में जारी हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व, यही चीज तो यहाँ बताए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छा महत्व है, वही सारी बातें हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी नियोजन अच्छा था, वास्तुकला, जल निकासी, ठीक है फिर जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्नानागार, ये सब हमारे लिए मतलब एक तरीके से मतलब काफी अच्छी चीजें जो है जिसके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब मिलना उनके लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक विविध और समृद्ध संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो कि प्रकृति पूजा, पशु प्रतीकवाद, प्रजनन पंथ और अनुष्ठान प्रथाओं से प्रभावित थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने बाद के धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म और इस्लाम धर्म को प्रभावित किया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत अभी भी दक्षिण एशिया और उसके आगे की सांस्कृतिक विरासत, आनुवांशिक विविधता, भाषाई विविधता, कला परंपराओं, स्थान शैली, क्या हो गया, इन सभी के लिए जो है ना मतलब एक तरीके से कला परंपराओं, स्थापत्य शैली, कृषि प्रथाओं, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक मानदंडों में जीवित है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया भर के कई लोगों के लिए गर्व, प्रेरणा और जिज्ञासा के स्रोत है। सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन की चुनौतियों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने में या सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में अभी भी इनके साइट्स की खुदाई वगैरह चल रही है, तो यहाँ कुछ दिक्कतें आ रही है। तो दरअसल क्या है ना कि लिखित अभिलेखों ने इतिहासकारों को प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के बारे में काफी जानकारी दी है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कोई लिखित सामग्री नहीं है, बिकॉज हमने आज तक उसको पढ़ने में कोई सफलता प्राप्त करी नहीं है। ठीक है, हालांकि मोहर शिलालेखों में हमें लिखित जानकारी कुछ प्रतीत होती है। विद्वान सिंधु लिपि को समझने में आज तक सक्षम नहीं हो पाए हैं और इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो राज है और धार्मिक संस्थानों की जो प्रकृति है उसको समझने में हमें काफी कठिनाई हुई है। ठीक है, अब बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों पर संरक्षण के प्रयास अभी भी चल रहे हैं और जो फिर पुरातात्विक अनुसंधान चल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च चल रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी भी वर्तमान में जो नगर वगैरह हमें खुदाई से प्राप्त हुए, जो नगर वगैरह हमें खुदाई से मिले हैं, तो उनका संरक्षण जरूरी है क्योंकि वो हमारे लिए एक धरोहर के रूप में है। और कई सारे सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स को या फिर अन्य किसी भी साइट्स को जो कि हिस्ट्री से संबंध रखते हैं उनको जो है वर्ल्ड के हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है या फिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में या यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यानी वही यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनेस्को ही शायद वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी करती है। तो कुल मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के संरक्षण में हमें अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, और अध्ययन में भी हमें कई चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि संरक्षण में जो दिक्कत आ रही है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए कि समय दर समय पर्यावरण में चेंजेज आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो नगर वगैरह खोजे गए हैं जो मिट्टी के अंदर दबे हुए थे, जैसे कि कोई शहर खोजा गया, मिट्टी के अंदर दबा था, उसको लेयर बाय लेयर खोद करके निकाला गया, अचानक से बारिश हुई और वहाँ का सारा मिट्टी वगैरह मतलब बर्बाद हो गया। ठीक है, साथ में लूटपाट, बर्बरता,
और जागरूकता और संरक्षण की कमी की वजह से ये दिक्कत हमें अभी देखने को मिलती है कि ये इन सभ्यताओं के संरक्षण में हमें दिक्कत अभी मिल रही है देखने को, ठीक है। जैसे लूट-पाट की बात करें तो स्टार्टिंग में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भी नहीं हुई थी, तब भी लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संभवतः वाकिफ़ थे, उनको पता था कि नीचे कुछ न कुछ है और कुछ लोग ये जॉन मार्शल वगैरह या ये मोंटगोमरी के पास जब वो सिपाही पहुंचा था तो उन्होंने बताया था कि वहां से ईंटें निकाल करके हड़प्पा सभ्यता से ईंटें निकाल करके लोग चुरा चुरा करके ले जाते थे। और इवन जब पंजाब के आसपास में रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ के जो इंजीनियर थे वो भी उस जगह से ईंट चुरा चुरा करके ले जाते थे और ईंटों को इस्तेमाल करते थे। तो कुल मिलाकर के ऐसे लूटपाट वगैरह जो है मतलब कि इन सभ्यताओं के स्थलों पर होती रहती है, जिससे कि हमें दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से संरक्षण के लिए अभी प्रयास जारी हैं, अनुसंधान भी कुछ चल रहा है, मतलब रिसर्च वगैरह चल रहे हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व विरासत परियोजना, ये हुआ आपको एक तरीके से संरक्षण की परियोजना। हड़प्पा पुरातत्व अनुसंधान परियोजना, HARP कहते हैं जिसको, रिसर्च प्रोग्राम है ये। राखी गढ़ी परियोजना, इस तरीके से अन्य और भी परियोजनाएं हैं जिनका उद्देश्य है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को एक तरीके से आगे बढ़ाना, मतलब उनकी जानकारी को इकट्ठा करके आगे बढ़ाना और उनके अंदर जो मानवता की साझा विरासत थी उनको लोगों के सामने रखना। एंड जो उनके इतिहास थे, उनके समाज थे, उनकी अर्थव्यवस्था थी, उनके पर्यावरण थे, उनके महत्व के बारे में हम लोगों को बताना। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, ये हमारे डिस्कशन का लास्ट पॉइंट है एंड दिस वन इज अ मेन पॉइंट एंड आई थिंक इससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 700 साल तक खूब फलने फूलने के बाद 1900 ईस्वी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया और 1300 साल के इसके सारे निशान खो गए। 1300 साल तक लगभग ये सभ्यता अस्तित्व में रही। अब ये क्यों खत्म हुई, इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं, बिकॉज हमें तो पता नहीं है भैया, हम तो इतिहास में गए नहीं है देखने के लिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो फर्स्ट थ्योरी ये कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका पतन मानवीय गतिविधियों के कारण हुआ ये कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता ये पश्चिम से पश्चिम मतलब कि जो पाकिस्तान वाला रीजन है, हिंदू कुश माउंटेन हो गया या बोलन गोमल खैबर तवा, इन्हीं रास्तों से पहाड़ियों से कुछ जनजातियां वगैरह आई और मे भी हो सकता है कि आर्य, इंडो आर्यन ये लोग आए और सिंधु घाटी सभ्यता पर या हड़प्पा के सभ्यता पर हमला किया इन आक्रमणकारियों ने, और हमला करने के साथ हड़प्पा के लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया या फिर उनको अपने में शामिल कर लिया, अपना दास बना लिया, ठीक है। और इस तरीके से इन शहरों और संस्कृतियों को नष्ट कर दिया गया, ठीक है। हड़प्पा के कुछ स्थल विशेष से हमें हिंसा और युद्ध के कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जैसे आघात के निशान वाले कंकालिया हथियार, जो कि यहाँ पर एक पिक्चर आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है, ये वाला। ओह शिट, बहुत आगे कहाँ थे, हाँ ठीक है। अब ये थ्योरी भी मतलब इसको भी चैलेंज किया जाता है कि भैया हड़प्पा सभ्यता कोई छोटी सभ्यता नहीं थी एंड इतने बड़ी सभ्यता को किसी आक्रमणकारी के द्वारा मार करके भगा दिया जाना या उसको अपने में शामिल कर लेना ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, तो इसको चुनौती दी गई है, ठीक है। और कुछ दूसरी थ्योरीज भी आई हैं, जैसे कि जो दूसरी थ्योरी है वो कहती है कि क्लाइमेट चेंज के चलते मे भी नदियों का पानी कम पड़ गया, मानसून में कमी आई और इसके चलते घग्गर हाकरा का जो बेल्ट था, जो सप्त सिंधु नदी थी जिसके आसपास में ये सिंधु सभ्यता विकसित थी, जैसे कि सिंधु, सतलज, उसके बाद रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, और ये आपको चिनाब नहीं था शायद, उसके बाद आपको सिंधु, ये घग्गर हाकरा, ये सब जो बेल्ट थे इसके आसपास में इन नदियों के पानी में शायद कमी आई और घग्गर हाकरा बेल्ट जो है वो उसकी जो नदियां थी वो लगभग सूख गई शायद, और इसके चलते उपज में कमी आई एंड उपज में कमी आने की वजह से हुआ ये कि शायद धीरे धीरे व्यापार वगैरह कम हुआ। व्यापार वगैरह के कम होने से लोगों में आंतरिक कलह बढ़ी और इसके बाद संभवतः बीमारियों ने यहाँ डेरा डाला और धीरे धीरे लोगों ने इस इलाके को छोड़ दिया और हो सकता है कि अलग अलग जाकर के बस गए। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जब पूरी तरीके से मतलब विकसित थी तो आसपास में आहार कल्चर, बनास कल्चर, इसी तरीके से और भी अन्य कल्चर्स थे, दायमा कल्चर, जोरबे कल्चर, ये सब के लोग भी रह रहे थे, तो मे भी लोग यहाँ से ट्रांसफर होके उन सभी कल्चर्स के आसपास चले गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसके कोई साक्ष्य नहीं है, इसको भी मतलब कि एक तरीके से चैलेंज किया गया है, बिकॉज कि ये सब जो नदियां सूखी तो मतलब ऐसा तो नहीं कि सभी नदियां एक साथ सूख गई, और ऐसा भी नहीं है कि नदियों के सूखने से कोई मतलब कि नदियां अचानक से सूख जाएगी या फिर एक आध नदी सूखेगी और नदियों के सूखने से लोग मर जाएंगे या कहीं भाग जाएंगे, ऐसा भी नहीं संभवतः हो सकता है। तो दैट्स वाई इसको भी चुनौती मिलती है। और जो तीसरी थ्योरी है, मतलब कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि माना जाता है कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2200 ईसा पूर्व के आसपास बड़ा भूकंप आया होगा
और हमें कुछ सबूत भी मिले हैं, जैसे धौलावीरा से हमें 2200 ईसा के आसपास में से कुछ भूकंप के सबूत मिले हैं। संभव है कि बढ़ते भूकंपों की वजह से इस इलाके को लोगों ने छोड़ दिया, तो इस वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन कुछ लोगों की अन्य थ्योरी भी है, जिसमें कि यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता एकदम से खत्म नहीं हुई, बल्कि लोग खुद ही धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ते चले गए। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था, पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले रीजन में था, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का रीजन था, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का रीजन था। तो धीरे धीरे लोग पूरब की ओर बढ़े, पूरब की ओर बढ़े मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की ओर बढ़े। तो धीरे धीरे जब लोग पूरब की ओर बढ़े तो ये गंगा के मैदान के आसपास आ गए। तो गंगा के मैदान खेती के लिए उपयुक्त थे सॉरी, बिकॉज गंगा का मैदान जो है वो सिंधु मैदानी जलोढ़ को अच्छे से लाता था, जलोढ़ जो है उनको लाता था और मैदानों में छोड़ देता था, तो खेती के लिए उपयुक्त थे। और इसलिए कुछ सदियों तक लोगों का पलायन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे लोग जो है अधिकतर लोग भारत के दूसरे स्थानों में बस गए और सिंधु सभ्यता के आसपास का जो इलाका है वो खाली हो गया और इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है, और कुल मिलाकर के इसको भी लगभग चुनौती दी जाती है। और एक सिद्धांत यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्रमिक पर्यावरणीय परिवर्तन आए, जैसे जलवायु परिवर्तन और कृषि आपदा। ठीक है, फसल सिंचाई और कृषि के लिए सिंधु नदी पर बहुत अधिक निर्भर रहने से लोगों को खाने पीने में दिक्कत हुई। और लेकिन जो 2500 ईसा पूर्व के आसपास क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून की तीव्रता कम हुई और क्षेत्र में सूखा पड़ने की वजह से खेती मुश्किल हुई और लोग हिमालय की तलहटी में चले गए जहाँ शीतकालीन मानसून विश्वसनीय वर्षा लाते थे, जब तक कि वे भी सूख नहीं गए और जिससे सभ्यता का अंत नहीं हो गया तब तक वो लोग वहाँ रहे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये थ्योरीज दी जाती है। और एक थ्योरी और भी दी जाती है जिसको मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है। एक थ्योरी ये दी जाती है कि हो सकता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास में जो नदियाँ थी उनमें शायद बाढ़ की वजह से बहुत सारा मतलब पानी आ गया हो, चूँकि ये सभी नदियाँ तो पेरेनियल रिवर्स हैं और ये सभी नदियाँ तो हिमालय से निकलती हैं और हिमालय के बर्फ हिम नदियों से निकलती हैं। तो मे भी हो सकता है कि ज़्यादा बर्फ के आने की वजह से, ज़्यादा पानी के आने की वजह से, ज़्यादा वर्षा की वजह से मे भी हो सकता है कि बाढ़ आया हो और इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई हो। तो कुल मिलाकर के कोई भी परफेक्ट सॉल्यूशन हमें अब तक नहीं मिल पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुआ। तो कुल मिलाकर के ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब मैं भी आपसे कुछ महत्वपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उनके बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को सूचीबद्ध किया है, लाइन फॉर्मेट में किया है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें से सबसे पहला हड़प्पा है। बिकॉज सारे क्वेश्चन आपके हड़प्पा सभ्यता करके ही पूछे गए हैं, क्योंकि आपके बुक में भी लिखा गया हड़प्पा सभ्यता 1, हड़प्पा सभ्यता 2, हड़प्पा सभ्यता के अविष्कार, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता बोथ आर परफेक्टली सेम, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग अपने इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हड़प्पा नाम से एक शहर था या एक स्थल था जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी। और इसकी चर्चा अभी मैं कर देता हूँ। पंजाब के पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड इसके आगे बढ़ते हैं तो उत्खननकर्ता जो थे, मतलब जो जिन्होंने इनकी खोज की थी, दयाराम साहनी ने, ये 1921 में इनकी खोज की थी, मतलब ये हड़प्पा शहर की। जब उत्खनन हुआ, जब खुदाई हुई, तो इससे हमें क्या क्या मिला इस शहर से? तो हमें मिला पत्थर पर नृत्य करती हुई नटराज की मूर्ति, स्टोन डांसिंग नटराज, मानव शरीर रचना की बलवा पत्थर की मूर्तियां, सैंडस्टोन स्टेच्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, अन्न भंडार मिले, बैलगाड़ियां मिली, ताबूत दफनाना, ठीक है, कब्रिस्तान मिली, देवी माँ की मूर्ति मिली, मदर गॉडेस, मदर कल्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटगोमेरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह जो शहर है स्थित है। हड़प्पा का जो सर्वेक्षण 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और 1923 में इसका नियमित उत्खनन हुआ था और 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स और 1946 ईस्वी में मोर्टिमर व्हीलर ने भी इसका व्यापक उत्खनन करवाया था। हड़प्पा सभ्यता से मिले, हड़प्पा नगर से मिले 6 की 2 पंक्तियां में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से अधिक है और प्रत्येक अन्नागार लगभग 50 × 20 फीट का है। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसकी समाधि जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है और अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा से ही मिली हैं। ठीक है, हड़प्पा के 2 टीलों में पूर्वी टीलों को नगर टीला तथा पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला कहा जाता था या कहा गया है, जिन्हें व्हीलर ने माउंट एबी की संख्या
दी है। तो मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। और हड़प्पा से कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे कि आपको मछुआरे के चित्र मिले हैं, शंख का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति मिली है, और पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, ईंट के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं व जौ दाने के अवशेष मिले हैं, एक मुद्रा पर पैर से सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिला है। और ये सभी मोहरे आपको प्राप्त हुई है, और हड़प्पा से तांबे से बने हुए मानव की आकृति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़े तो दूसरे नंबर पर चन्हुदड़ो आता है, और पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में एमजी मजूमदार ने की थी। 1935 में इसका सर्वप्रथम उत्खनन मैके ने किया था। मतलब खोज तो मजूमदार ने की थी, खोज लेकिन खुदाई का काम 1935 में मैके ने किया था। चन्हुदड़ो की विशेषता की बात करें तो चन्हुदड़ो से प्राक हड़प्पा सभ्यता, जिसे झूकर या झांगर संस्कृति कहते हैं, इसके अवशेष हमें मिले हैं। मतलब स्टार्टिंग की जो हड़प्पा सभ्यता थी, प्री हड़प्पन पेज, उसके अवशेष हमें मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र यह पुरातत्व स्थल है जिससे वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे वाला ईंट नहीं मिला है, दूसरे तरीके के ईंट के जो साक्ष्य है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये समझ गया। और यह स्थल सामग्री निर्माण की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, और यहाँ के घरों से खोजकर्ताओं को बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, जिनमें अगेट यानी मूल्यवान पत्थर, कार्नेलियन बीड्स यानी इंद्रगोप मणि, क्रिस्टल आदि मिले हैं। ठीक है, चन्हुदड़ो से केवल एक ही टीले की संरचना मिली है, इसलिए चन्हुदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर भी कहते हैं। चन्हुदड़ो से हमें सुंदर प्रसाधन की सामग्री भी मिली है, जैसे लिपस्टिक, स्याही की दवात, बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी। चन्हुदड़ो से ही हमें मानक बनाने की कारखाने की भी प्राप्ति हुई है। चन्हुदड़ो से प्राप्त जो निम्न अवशेष हैं, जैसे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, अलंकृत हाथी के खिलौने। तीसरे नंबर पर एक शहर आता है बनवाली, और बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक भारतीय राज्य हरियाणा जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, कालीबंगा या कालीबंगा से 120 किलोमीटर तथा फतेहाबाद से 16 किलोमीटर दूर है। बनवाली की खोज हरियाणा के हिसार जिले में हरियाणा के हिसार जिले में हुई थी बनवाली की खोज। और इस पुरास्थल में जो खोज हुई थी, इसको खोजा था रवि सिंह वशिष्ठ ने 1973 ईस्वी में। बनवाली की विशेषता की बात करें तो कालीबंगा की तरह दो सांस्कृतिक अवस्थाओं के दर्शन हमें यहाँ मिलते हैं, प्राक हड़प्पा व हड़प्पा कालीन, मतलब प्री हड़प्पा और मेच्योर हड़प्पा। ठीक है, दो तरीके के अवशेष हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, बनवाली में जल निकासी की व्यवस्था का अभाव था। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। बनवाली में हमें खिलौने के रूप में हल की प्राप्ति हुई है। बनवाली में जौ के अवशेष व तिल व सरसों के ढेर मिले हैं। मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियां मिली है। मिट्टी के बर्तन व तांबे के बनाग्र मिले हैं। बनवाली से हमें सेलखड़ी एवं पकाई गई मिट्टी की मोहरें मिली है, जिन पर की सैंधव लिपि अंकित है। चौथे नंबर पर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, एंड ये एक इंपॉर्टेंट शहर है क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले की गई थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतों का टीला, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है भारतीय पुरातत्वविद आर.डी. बनर्जी या रखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकन जिले में स्थित है। ग्रेट बाथ कॉलेजिएट बिल्डिंग, असेंबली हॉल इसी साइट की विशेषताएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक पशुपति सील, जिसमें जानवरों से घिरी हुई योग मुद्रा में बैठी एक सींग वाली आकृति को दर्शाया गया है। और एक और उल्लेखनीय कलाकृति बने हुए कपास का एक टुकड़ा भी यहीं से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो को दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित व उत्कृष्ट शहर माना जाता है, और हड़प्पा सभ्यता का यह एक परिपक्व शहर था। तो मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए। ठीक है, आगे बढ़े। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं की बात करें तो खोज से पता चलता है कि यहाँ के लोगों को गणित का ज्ञान था, क्योंकि जो ईंट यहाँ पर बनाया गया है और अलग अलग शहरों में जो ईंट का उपयोग किया गया है वो सब एक ही साइज के और एक ही वजन के थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से किसी भी कब्रिस्तान का कोई साक्ष्य मिला नहीं है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कुछ था तो वो सार्वजनिक स्थल था, और वो था विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है, और यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा व 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इसका विशाल अन्नागार है। यह 45.71 मीटर लंबा व 15.23 मीटर चौड़ा है।
मोहनजोदड़ो से हमें काशी की नृत्यरत नारी की मूर्ति व पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से मुद्रा पर पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े, धागे के साक्ष्य मिले हैं। गीली मिट्टी पर भी कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के दांत के अवशेष के लिए मोहनजोदड़ो ही जाना जाता है। सबसे अधिक मोहरें भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। मोहनजोदड़ो शहर में रहने वाले लोगों ने सार्वभौमिक रूप से पूरी योजना के साथ मोहनजोदड़ो शहर की स्थापना की थी और उत्खनन से मिले साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग निवास योजना बनाने व भवन निर्माण में निपुण थे। लोथल की बात करें, 5वां नंबर शहर है। अहमदाबाद जिले के सरागमाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने 1957 में की थी। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थल है। चावल की सबसे पुरानी खेती जो है भारत का पहला बंदरगाह शहर लोथल ही है और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर ये है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। लोथल प्राचीन काल में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था, जहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका तक होता था। लोथल से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें से है सिंधु घाटी सभ्यता काल के सामुदायिक व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र होने की वजह से यहाँ से हमें फारस की मुद्रा, सील व पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोथल की सबसे बड़ी उपलब्धि है जहाज की गोदी, डॉकयार्ड, बंदरगाह। यह पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। लोथल से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग तोल माप से भी परिचित थे, क्योंकि यहाँ से हमें मोहरे, बांट एवं माप के साक्ष्य मिले। यहाँ से फारस की मोहर, घोड़े की लघु मूर्ति, उसके बाद चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। लोथल औद्योगिक रूप से उन्नत आस्था में था। यहाँ से शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों व ताम्र कर्मियों के कारखाने भी हमें मिले हैं। छठे नंबर पर बात करें तो धौलावीरा एक शहर है, गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है। खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी और इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया था। धौलावीरा की अगर विशेषता की बात करें तो अन्य हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभाजित थे, परंतु धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जिनमें से 2 भाग जो है वो आयताकार था, दुर्गबंदी से और पूरी तरीके से सुरक्षित था। दुर्ग भाग में अति विशिष्ट लोग निवास करते होंगे और निचला स्तर आम जनों के लिए रहा होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के ये सारी बातें समझे होंगे आप लोग। आगे बढ़े, अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड, धौलावीरा नगर से हमें कहा गया भाई पेन, खेल के स्टेडियम में, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई, 283 इंटू 47 के अवशेष मिले। सूचना पट व साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से विभिन्न प्रकार के जलाशय मिले हैं जो एक जल संग्रहण व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बांध निर्माण व नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन नगरों में सबसे बड़े नगरों के अंतर्गत धौलावीरा और राखीगढ़ी को माना गया और भारतीय उपमहाद्वीप में धौलावीरा चौथा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। RS वशिष्ठ ने धौलावीरा की जनसंख्या लगभग 20,000 बताई थी। ठीक है, धौलावीरा गुजरात से खुदाई में मिले हुए कुछ अवशेष। नेक्स्ट जो है वो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा, कालीचूड़ी जिसको हम कह सकते हैं, और ये राजस्थान में पड़ता है। छोटा सा नगर या दुर्ग था, मतलब यहाँ से दुर्ग या छोटे से नगर की प्राप्ति हुई है। प्राचीन द्वितीय व सरस्वती नदी घाट वर्तमान नदी में घग्गर नदी के क्षेत्र में सिंधप सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित हुई। कालीबंगा की खोज राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मतलब राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में थी। और कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। वो 1961 में BK थापर व BB लाल ने कालीबंगा में उत्खनन का कार्य करवाया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ है ना पॉइंट्स मिस्टेक है, बिकॉज मैंने जो टाइपिंग वगैरह की है तो वो हड़बड़ में की है, तो इसमें जो भी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं उसको आप लोग ठीक ठाक कर लीजिएगा, बिकॉज टाइम की कमी की वजह से मैं उस एरर को ठीक नहीं कर पाया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा की विशेषताओं की बात करते हैं। तो प्राक सिंधप संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल ये था, मतलब प्री हड़प्पन या प्री आपको इंडस सिविलाइजेशन का सबसे अच्छा जगह यहाँ पर है। यहाँ से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से हमें हवन कुंड और अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से शवों की अंत्येष्टि के लिए 3 विधियां जो अपनाई गई थी उसके भी अवशेष मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब पूरा गाड़ देना। आंशिक समाधिकरण मतलब कि जानवरों को खाने पीने के बाद बचा हुआ शरीर को गाड़ देना। दाह संस्कार मतलब जला देना।
हड़प्पा कालीन लिपि के समान यहाँ से हमें सेल खड़ी की मोहरें व मिट्टी की छोटी मोहरें प्राप्त हुई। कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे, ठीक है। इनमें से कोई भी स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकासी प्रणाली यहाँ पर नहीं है। कालीबंगा से जो कुछ प्रमुख अवशेष मिले हैं तो उनमें से ये मिला है कि अधिकांश घरों में अपने कुएं थे। कालीबंगा से मिट्टी के काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई और इसका नाम कालीबंगा रखा गया है, ठीक है, क्योंकि काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, दैट्स वाई इसका नाम कालीबंगा रखा गया है, ठीक है। कालीबंगा से बेलनाकार मोहर, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग करते हुए जूते हुए साक्ष, खेतों के साक्ष, ऊँट की अस्थियां, खिलौना, गाड़ी व पहिया आदि मिले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सुरकोटदा, जिसे हम सुरकोटदा भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण प्राचीन युक्त सिंधुकालीन महत्वपूर्ण बस्ती है। खोज जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, मतलब ये खोज हुई थी और सबसे सर्वप्रथम जगपति जोशी ने 1964 में खोज की थी। विशेषता क्या है कि इस शहर के अंतिम स्तर पर घोड़े की कुछ अस्थियां मिली हैं, ठीक है, जो कि किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से हमें प्राप्त नहीं हुई है। सुरकोटडा स्थल सैंधव संस्कृति के पतन के काल को दर्शाता है और सुरकोटडा से मिले हुए अवशेष, जैसे कि सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियां मिली है, वो एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी मिला है। उसके बाद है 9वां नंबर रंगपुर। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित इस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थल अहमदाबाद जिले में स्थित है। खोज 1931 में MS वत्स व 1953 ईस्वी में MR राव ने इसकी खुदाई वगैरह की थी, ठीक है। रंगपुर की विशेषता की बात करें तो प्रभास पत्तन और सिंधु घाटी सभ्यता के औरस पुत्र यहाँ अतः रंगपुर में सैंधव सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष भी हमें मिले हैं, ठीक है। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर, उसके बाद कच्ची ईंटों के दुर्गे, नालियां, मृदभांड व पत्थर के फलक मिले हैं। और जो 10वां जो शहर है वो कोटदीजी है। प्राचीन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत था, ठीक है। एंड कोटदीजी आधुनिक पाकिस्तान के खैरपुर नामक जगह पर स्थित है, ठीक है। और आपको प्राचीन सैंधव सभ्यता का केंद्र था, प्री मेच्योर हड़प्पन फेज का था। खोज जो है सर्वप्रथम खोज धुर्रिये ने 1935 में की थी, नियमित खुदाई 1953 में फजल अहमद ने करवाई थी, ठीक है। कोटदीजी की विशेषता की बात करें तो बस्ती के चारों तरफ पत्थर से बनी दीवार थी, जिसे हम दुर्ग कह सकते हैं। लगभग 3000 ईसा पूर्व की प्रतीत होती है। कोटदीजी में घर बनाने में पाषाण मतलब पत्थर का प्रयोग किया जाता था। माना जाता है कि पाषाण युगीन सभ्यता का अंत यहीं पर हुआ, मतलब लास्ट का जो पाषाण युगीन सभ्यता था इसी कोटदीजी शहर में समाप्त हुआ, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़े तो कोटदीजी के विस्तृत स्तर में कांस्य की चपटे, फलक, कुल्हाड़ी, तिराग, दोहरी व इकहरी चूड़ियां इत्यादि हमें मिली है। कोटदीजी के इन स्तरों में जो संस्कृति मिली है वह थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ सिंधव सभ्यता से मिलती जुलती है। कोटदीजी से हमें कांस्य की चूड़ियां मिली है, धातु के उपकरण मिले और हथियार व बाणाग्र वगैरह मिले हैं। 11वें नंबर में अगर हम बात करें तो कुछ अन्य नगर हैं जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, जैसे कि रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। खोज 1955-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। खुदाई जो है हड़प्पा सभ्यता से लेकर गुप्त व मध्यकाल तक की संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम को यह दिखाती है। हड़प्पा, पेटेड ग्रोवर चित्रित घूषण मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश, उत्तरी काली पॉलिश वाले कुषाण गुप्त मध्यकालीन मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त हुए। मतलब ये बहुत लंबा चौड़ा मतलब है। ये मतलब अंतिम हड़प्पा शहर जब होगा तो उस समय ये शहर बचा होगा। रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शव भी मिले हैं और अन्य हड़प्पाकालीन स्थल में ऐसे कोई साक्ष्य में प्राप्त नहीं हुए। जबकि मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित इस स्थल की खुदाई से हड़प्पा व ऐतिहासिक युग संबंधित संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आलमगीरपुर की बात करें तो यह गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर मेरठ जिले में स्थित है। पुरातात्विक खोज इसकी जो हुई थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। गंगा यमुना में पहला स्थल था जो हड़प्पा कालीन स्थल था और हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल यही है। और यह स्थल सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को दर्शाता है, मतलब ये लास्ट स्टेज में जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता थी उसको दर्शाता है। आलमगीरपुर से कुछ अवशेषें मिली है, जैसे कि गर्त से रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी के जो बर्तन मनके व पिंड वगैरह हमें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करते हैं, जैसे हड़प्पा से दयाराम साहनी मिस्टेक हो गया। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, उनके खोजकर्ता, अवस्थिति और महत्वपूर्ण खोज की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं एक छोटे मोटे क्या कहते हैं लिस्ट के अंदर। सबसे पहले हड़प्पा की बात करें, दयाराम साहनी ने 1921 में खोज करी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमेरी जिले में पड़ता है और मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियां यहाँ से मिली। अन्नागार, बैलगाड़ी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। आगे बढ़े और
ये जो हड़प्पा है रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहते हैं, राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में खोजा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कांस्य की नर्तक की मूर्ति मिली है, पशुपति महादेव का मंदिर मोहर, पशुपति महादेव की मोहर मिली है, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है, बने हुए कपड़े मिले हैं। ये कौन हॉर्न मारते हुए चला गया भाई? सॉरी अगर किसी को कोई डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो मैं माफी चाहता हूँ। सूत का गेंडोर, जिसको गेस्टीन ने खोजा था 1929 में, पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु यही था। ठीक है, अगली स्लाइड में है चनहुदड़ो, जिसको एमजी मजूमदार ने 1931 में खोजा। सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। मन के बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह। आमरी एनजी मजूमदार, सिंधु नदी के तट पर हिरण के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन घोष ने खोजा था राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। अग्निवेदिकाएं, मतलब ये कुंड वगैरह, मतलब जहाँ पर यज्ञ वगैरह होते थे, ऊँट की हड्डियां, उसके बाद लकड़ी के हल वगैरह हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के साथ लोथल की बात करें तो आर्रा 1953 गुजरात में कॉम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे है। और मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं, शतरंज का खेल हमें यहाँ देखने को मिला है। सुरकुंता की बात करें जेपी जोशी गुजरात, यहाँ से हमें घोड़े की हड्डियां और मनके मिले हैं। बनावली की बात करें RS वशिष्ठ या विष्ट, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली, मनके, जौ, हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा RS वशिष्ठ ने गुजरात खोज की थी, गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, और जल निकासी प्रबंधन की व्यवस्था हमें यहाँ से देखने को मिली है। ठीक है, आगे बढ़े तो उसके बाद यहाँ कच्छ के रण में स्थित है, जलकुंड वगैरह हमें यहाँ से मिला है। उसके साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ मिलता है हमें। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो सेशन के साथ ही 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता कवर किया हमने, फिर उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इन सभी की चर्चा हमने की। मैं आशा करता हूँ कि इनसे कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग इसका प्रश्न उत्तर अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि मैं भी कुछ पढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये है कि आगे हम लोग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन सभी की चर्चा करेंगे, मौर्यन एम्पायर की चर्चा करेंगे। और इसके साथ थोड़े बहुत व्यापार की चर्चा करने के साथ साथ 1 या 2 वीडियो के अंदर हम लोग BHIC 131 और BHIC 101 को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके साथ ही आप लोग एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।